हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम चैप्टर 12 कर रहे थे, जिसका नाम है गरीबी ग्रामीण और शहरी। ठीक है, ये इग्नू बीए का आपका है और ESO 12 इसका सब्जेक्ट कोड है। भारत में समाज, सोसाइटी इन इंडिया, इस सब्जेक्ट के हम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें कि हम 12th चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लीजिए। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर है 5th। इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो 5th क्वेश्चन आज हम इसमें करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन 5th में निम्नलिखित में पूरे नाम लिखिए, उनमें प्रारंभ को सही वर्ष से जोड़िए। आपको इनके शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं, आपको इनके फुल फॉर्म लिखने हैं और इनका ईयर भी आपको बताना है, इसका सन भी आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट आपका इसमें है NREP। ठीक है, तो NREP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, आप चाहें जिसमें भी याद कर लीजिएगा, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी आप चाहें, जिसमें आपको सही लगे। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1980 के दशक में। ठीक है, इसका सन आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट सेकंड है TRYSEM। इसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था? ये 1979 में स्टार्ट हुआ था। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1979 में। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। आपको जैसे भी हिंदी सही लगती है तो हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश सही लगता है तो इंग्लिश में कर लीजिए। थर्ड इसमें दिया गया है अंत्योदय ग्रामों के सबसे गरीब लोगों का बहुमुखी विकास। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1977 में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट 5th है JRY। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना। इसका क्या फुल फॉर्म है? जवाहर रोजगार योजना। ये स्टार्ट हुई थी 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट इसमें दिया गया है RLEGP। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, रूरल लैंडलेस कहते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये सारी योजनाएं थी जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। उनके आपको फुल फॉर्म और सन यहाँ पूछे गए थे, जो कि इस प्रकार है, आप देख लीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। 1970 के दशक से पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक न्याय के साथ विकास पर बल क्यों दिया गया था? ठीक है, तो 1970 के दशक में जो पंचायती योजनाएं थी उनके बारे में आपको बताना है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास पर उनमें बल क्यों दिया गया था। ठीक है, तो अनेक कार्यक्रम चलाए जाने के पश्चात जो बहुत सारे जो प्रोग्राम थे वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए थे। विकासोन्मुख दृष्टिकोण से विकास का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए थे, उसके बावजूद जो गरीब लोग थे उन तक जो लाभ था, जो उनकी योजनाओं का गवर्नमेंट की, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा सामाजिक न्याय पर बल के दृष्टिकोण को अपनाया गया और इसलिए 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से विकास का आदर्श भी सामाजिक न्याय की धारणा थी। ठीक है, तो ये खास करके योजना किस लिए चलाई गई थी पंचवर्षीय? ताकि गरीबों तक लाभ पहुंच सके इन योजनाओं का। ठीक है, तो यहाँ पे यही कारण था कि 1970 के दशक की पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय के साथ विकास पर बल दिया गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 7, भारत में गरीबी के लिए कौन सा आधारभूत आर्थिक पहलू जिम्मेदार है? ठीक है, अब गरीबी के लिए कौन सा पहलू जिम्मेदार है, यहाँ आपको बताना है। तो भारत में गरीबी की समस्या के लिए जिम्मेदार बुनियादी आर्थिक पहलू यह है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों
और जातियों में देश के आर्थिक संसाधनों का वितरण असमान पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो संसाधन है वो समान रूप से सबको नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब यही है कि जो भी संसाधन है या जो भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो निचले तबके तक, गरीब तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, यह संपत्ति तथा आय के आधार से भी गरीबी और अमीरी वर्गों के बीच व्यापक अंतर है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए संपत्ति की और आय की, ठीक है, संपत्ति, आय या रोजगार की बात की जाए तो ये भी गरीब और अमीरों के बीच काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है, जो गरीबों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो गरीबी के लिए पहलू है, जो जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपको और दिए गए हैं, एक दो, इनको भी देख लेते हैं, फिर आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। गरीबी के प्रति प्रमुख दृष्टिकोण कौन से हैं? ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे कि गरीबी के प्रति जो मुख्य दृष्टिकोण है वो कौन कौन से, उनको आपको डिटेल में बताना है। गरीबी की समस्या के प्रति दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं। यहाँ पे दो दृष्टिकोण बताए गए हैं गरीबी के लिए। ठीक है, पौषणिक दृष्टिकोण, पहला यहाँ पे क्या बताया गया है, पौषणिक दृष्टिकोण। आप इसी तरह से हाईलाइट करके लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग को आप अच्छे से डालिएगा। यह दृष्टिकोण विकासशील देशों की प्रक्रिया में अपनाया जाता है। ठीक है, ये दृष्टिकोण कहाँ पर अपनाया जाता है? जो विकसित देश हैं, विकासशील देशों की प्रक्रिया में से अपनाया जाता है। इसके अनुसार भोजन की न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर गरीबी निर्धारित की जाती है। काम करने के योग्य शक्ति प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को पर्याप्त कैलोरी, सामान्यतः 2250 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनकी सामान्यतः कैलोरी क्या है, इनकी खाने पीने की चीजों को लेकर बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, उसकी खपत होती है, और जो लोग कम आय के कारण भोजन की यह न्यूनतम मात्रा नहीं जुटा पाते हैं उन्हें गरीबी की रेखा से नीचे रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भोजन के आधार पर लोगों को गरीब और अमीर कहा गया है। इस रेखा को उस आय स्तर के हिसाब से निश्चित किया जाता है जिसे एक व्यक्ति की वस्तुओं और सेवाओं की खपत का न्यूनतम स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त माना जाता है। चलिए, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, सेकंड इसमें बताया गया है आपको तुलनात्मक बचत दृष्टिकोण। सेकंड पॉइंट में बताया गया है तुलनात्मक बचत दृष्टिकोण। तो विकासशील देशों में गरीबी को जानने हेतु तुलनात्मक बचत दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके अंतर्गत किसी वर्ग या समूह की गरीबी का आकलन इस अर्थ में किया जाता है कि वह संपन्न वर्गों की तुलना में कितना वंचित है। ठीक है, जो संपन्न वर्ग है उनकी तुलना में वो कितना वंचित वर्ग है, इस चीज पर आधारित है ये। यहाँ गरीबी का वर्ग जो संपत्ति, आय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता जैसे साधनों की कमी के कारण सामान्य स्तर के रहन सहन, गतिविधियों और सामाजिक जीवन में भाग लेने से वंचित हैं। ठीक है, वो वर्ग है जो कि सामान्य चीजों में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, समान उनका रहन सहन नहीं है, समान उनका खान पान नहीं है। ठीक है, समान उनकी सामाजिक गतिविधियां नहीं है, उन्हें उन सब चीजों से वो वंचित हैं जिन्हें कि गरीब कहा गया है। यहाँ पे समीक्षा यहाँ पे की गई है कि गरीब के प्रति पौषणिक दृष्टिकोण दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें जीवन की भोजन से अलग अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं की उपेक्षा की गई है। ठीक है, दूसरी जो जरूरी चीजें हैं उनकी भी यहाँ पे उपेक्षा हुई है। गरीबी की परिभाषा करते हुए भोजन के साथ साथ वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अन्य आवश्यकताओं को भी सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ भोजन की ही बात नहीं करनी चाहिए, बाकी चीजें जो हैं वो भी आवश्यक हैं, तो उनकी बात भी यहाँ पर
की गई है कि चाहे वो वस्त्र की बात हो, आवास मतलब रहने की बात हो, घर की बात हो, शिक्षा या फिर उनके स्वास्थ्य की बात हो। ठीक है, ये भी मेन आवश्यकताएं होती हैं जो सभ्य समाज के सामान्य स्तर के जीवन यापन के लिए भोजन संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं की भांति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्हें उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है जितना कि भोजन आवश्यक है। मानव जीवन पशु जीवन के समान नहीं माना जा सकता, जिसका जीवन संबंध जीवित रहने की आधारभूत आवश्यकताओं से है। इस प्रकार दोनों दृष्टिकोण में से पौषणिक दृष्टिकोण में खामियां पाई गई हैं। ठीक है, दो दृष्टिकोण यहाँ पर बताए गए हैं आपको जिसकी हम बात करें। उसमें पहला दृष्टिकोण जो था पौषणिक दृष्टिकोण, इसमें बहुत सारी बुराइयां बताई गई हैं, बहुत सारी खामियां बताई गई हैं, क्योंकि पौषणिक दृष्टिकोण में सिर्फ भोजन की आवश्यकता की बात की गई है, बाकी किसी जरूरत की बात नहीं की गई है। ठीक है, वह अपने आप को गरीबी के संदर्भ में खरा साबित नहीं कर पाया है। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 13 चैप्टर करेंगे। और कोई चीज़ यदि आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी और सब्जेक्ट का वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नाम बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।